साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र जो हल करवाया जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके, आपको पेपर का पैटर्न पता चल सके। तो चलो शुरू करते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो सीधा अपन चलते ही ये जो पेपर था अपना सॉल्ट इंस्पेक्टर का था, जो कि आरएसएस बोर्ड द्वारा लिया गया था। इसमें राजस्थान जीके के लगभग 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 51 से। तो अपन वो क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने 51 से राजस्थान जीके स्टार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक आध जो करंट अफेयर के मुद्दे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही के अंदर पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। ठीक है, इनका संबंध मोलेला टेराकोटा क्लास से था, जो कि उसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले थे। ये इनको पद्म पुरस्कार भी दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड सवाल। 2012 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। कब भाई? 2021 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी कला पर 2021 के अंदर तो 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। इनको जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था वो 2012 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा एक और छोटे से मुद्दे की अपन अगर बात करते हैं तो देखते हैं अपन कौन सा मुद्दा है। तो अभी हाल ही के अंदर रति जो सक्सेना, डॉक्टर रति सक्सेना, जो कि राजस्थान की है, इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। केरल साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो किया 5 मलयालम पुस्तकों का अनुवाद किया है इन्होंने। ठीक है, हिंदी के अंदर। ठीक है, तो और ये फिलहाल का तो केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ये सेवारत है। ठीक है, और इनका जो संबंध है कहाँ से है? तो इनका संबंध आपको जयपुर जिले से है। कहाँ से है इनका संबंध? जयपुर जिले से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और रति सक्सेना को इसी वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से भी मीरा पुरस्कार भी दिया गया था इन्हें। ठीक है, मीरा पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब ये अपना करंट अफेयर का डोज हो गया छोटा सा, जो कि एग्जाम में बनेगा। एक आपको याद रखना मोहनलाल कुमार, दूसरा आपको और याद रखना डॉक्टर रति सक्सेना। ये पक्का बनेगा भाई। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। क्यों दिया गया? कि इन्होंने मलयालम की 6 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया था। इनका संबंध जयपुर से। और मोहनलाल कुमार, जिसका हाल ही में निधन हुआ था, इनका पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था? 2012 में इनको दिया गया था। पहला सवाल आपके सामने, बर्बरी एक नस्ल है। तो बर्बरी किसकी नस्ल है? तो बर्बरी जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? बर्बरी आपकी जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन देख लेते हैं बकरी के बारे में खास तथ्य अगर है अपने पास तो बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि अभी हाल ही के अंदर 2017 में जो नवीनतम पशु गणना की गई थी वो कौन सी थी? 20वीं थी, आपको याद रखना। ठीक है, और ये पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल अजमेर और पशु विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना की बात कर लो तो 1919 से अप्रैल 1920 में प्रथम बार पशु जनगणना हुई थी। जबकि राजस्थान की पहली पशु गणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। आपको याद रखना कब हुई? 1951 में हुई थी। ठीक है, और सर्वाधिक पशुधन की बात कर ले तो देश में सर्वाधिक पशुधन यूपी के अंदर है। यूपी के बाद जो दूसरा स्थान है वो अपने राजस्थान का है, दूसरा स्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 20वीं जो पशु गणना है ये 16 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुई थी। इसके अंतिम आंकड़े जो आए थे ना वो 16 अक्टूबर 2019 को आए थे। और ये प्रथम डिजिटल पशु गणना आपको याद रखना है। ठीक है, प्रथम पशु डिजिटल गणना है। और राजस्थान राज्य में कुल कितना पशुधन है तो ये भी आपको याद रखना कि कुल कितना पशुधन है। तो मैं आपको बता देता हूँ 5.68 करोड़। ठीक है, पहले कितना था? तो पहला था 5.77 करोड़। ठीक है, तो कितनी कमी आ गई ये आपको याद रखना। ठीक है, 2012 पशु की जनगणना के अनुसार ये है, 2017 की पशु जनगणना के अनुसार ये है। तो कितनी कमी आ गई? तो 1.66% की कमी आई है, आपको याद रखना है। अब अपन राजस्थान के पशु घनत्व की बात कर ले तो राजस्थान का जो पशु घनत्व है वो कितना? अभी 166 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में फैला हो। सर्वाधिक पशु घनत्व की बात कर लेता हूँ मैं। सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो दौसा का है, 292 प्रति वर्ग किलोमीटर में, 292। ठीक है, आपको याद रखना सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा का है।
जबकि न्यूनतम पशु घनत्व की अगर बात कर लेते हैं अपन, तो न्यूनतम पशु घनत्व किसका है, तो न्यूनतम जो पशु घनत्व है वो जैसलमेर का है 83। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कुल कितना पशुधन है, तो ये आपको याद रखना कि कुल कितना पशुधन है, तो 10.58%। पूरे भारत देश का राजस्थान में कुल कितना पशुधन पाया जाता है, 10.58% पाया जाता है। तो अब अपने मुद्दे पर आ जाते हैं अपन बकरी, कि राजस्थान में कुल कितनी बकरियां हैं। तो राजस्थान में जो कुल कितनी बकरियां, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो बकरियां हैं आपकी कुल कितनी है, तो 14% बकरी, पूरे देश की 14% बकरियां अपने राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि बकरियों के अंदर जो कमी आई है ना वो कितनी आई है। तो बकरियों के अंदर जो कमी आई है 2017 वाली नई नवीनतम 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार जो कमी आई वो 3.81% कमी आई। कितनी आई भाई, 3.81% कमी आई है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं तो राजस्थान बकरी के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना। सर्वाधिक बकरियां पूरे देश में कहाँ है, राजस्थान में। जबकि राजस्थान में बात कर ले तो सर्वाधिक बकरियां आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती, सर्वाधिक बकरियां आपकी बाड़मेर में पाई जाती। जबकि न्यूनतम बकरियों की मैं बात कर लूँ तो कहाँ पाई जाती, धौलपुर में पाई जाती। कहाँ पाई जाती, धौलपुर में आपकी न्यूनतम बकरियां पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा बकरियों की नस्लों की अपन बात कर ले तो बकरियों में सबसे पहले मारवाड़ी और लोही, जो कि राजस्थान की सबसे पुरानी नस्ल है, दूध और मांस की दृष्टि से उत्तम नस्ल है। इसके अलावा बर्बरी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पाई जाती है तो आपको याद रखना। ठीक है, अलवर, अलवर, करौली, स्वयं माधोपुर, धौलपुर में पाई जाती है। ठीक है, और ये बकरियों की नस्ल में सबसे सुंदर बकरियों की नस्ल है बर्बरी। और जखराना अलवरी की बात कर लो तो ये अलवर में पाई जाती है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और इसका जो मूल स्थान है किसका, जखराना बकरी नस्ल का जो बहरोड अलवर है। इसके अलावा सिरोही भी एक बकरी की नस्ल है जो कि मांस के लिए उपयुक्त है, सिरोही, जालोर, उदयपुर में पाई जाती है। एक अपनी शेखावटी भी बकरी की नस्ल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है, बिना सींग वाली और अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। एग्जाम में पूछा गया था कि बिना सींग वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो शेखावटी है। काजरी के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया था। एक परबतसर है जो कि परबतसर अजमेर टोंक में पाई जाती है। यह हरियाणा की बीचल और राजस्थान की सिरोही नस्ल का मिश्रण है। ठीक है, हरियाणा की बीचल और राजस्थान की जो सिरोही नस्ल है ना उसका मिश्रण है परबतसरी बकरी। एक है जमनापुरी, जमनापुरी जो कि आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। दूध देने के लिए प्रसिद्ध बकरी है और ये बाहर भी डोल लेती है, मांस तथा दूध के लिए उपयोगी है। तो ये सारी नस्लों की अपन ने बात कर ली है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। राजस्थान फीडर ने राजस्थान के डैश जिले में प्रवेश करता है, तो कौन से जिले में प्रवेश करता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल हनुमानगढ़ में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़ के मसीतावली में प्रवेश करता है। कहाँ प्रताप है, हनुमानगढ़ के मसीतावली में प्रवेश करता है। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है, 204, कितनी है, 204 किलोमीटर। जबकि राजस्थान नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 445, और कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल लंबाई मैंने आपको बताई थी 649 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आज जो बात करेंगे केवल इंदिरा गांधी लिफ्ट नहरों की बात करेंगे। मैं हर बार आपको सारी शाखाएं भी बताता हूँ इसकी। ठीक है, सारी सारी चीज़ें बताता हूँ, आज अपन केवल लिफ्ट नहरों की बात करने वाले हैं। लिफ्ट नहरों से जो एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं ना, जो एग्जामिनर थोड़ा घुमा देता है, तो उन सवालों की अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर का जो पुराना नाम था ना वो बीकानेर लूणकरणसर था। बीकानेर लूणकरणसर। अब इनसे कौन से जिले लाभान्वित होते हैं यानी सिंचित होते हैं, तो एक तो बीकानेर हो जाएगा आपका, दूसरा गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, अब इस लिफ्ट की विशेषता क्या, तो ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। कौन सी, कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा अगली बात कर लेता हूँ मैं, तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम क्या था, तो गंधेली साहिबा लिफ्ट नहर था। इसकी विशेषता क्या है, तो ये 3 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती। कौन कौन सी, आपका बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये आपको याद रखना, 3 जिलों को अपना सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा तीसरी नहर की अपन बात कर ले तो गजनेर लिफ्ट नहर है। कौन सी, गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल और इसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर हो गया। इससे जो सिंचाई होती है एक तो आपके बीकानेर को होती है, एक आपके नागौर को होती है। ठीक है, बीकानेर और नागौर को। अगली मैं बात कर लेता हूँ, अगर अगली और चौथी लिफ्ट नहर की मैं बात कर लेता हूँ तो बांगड़सर लिफ्ट नहर।
इसका जो नया नाम हो गया वो वीर तेजाजी लिफ्टनेर हो गया। इससे जो सिंचाई होती है ओनली फॉर बीकानेर को होती, किसको, एक ही जिला शामिल है बस, केवल बीकानेर को सिंचाई देती है। कोलायत लिफ्टनेर की मैं बात कर लूँ तो कोलायत लिफ्टनेर में जिसका नया नाम जो हो गया वो करणी सिंह लिफ्टनेर हो गया। और ये जो अपने सिंचाई देती है कौन कौन से ज़िले को देती है, तो एक तो आपका बीकानेर हो गया, दूसरा आपका जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर और बीकानेर को देती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गुरु जम्बेश्वर, इसका पुराना नाम जो था वो फलोदी लिफ्टनेर था। इससे जो सिंचाई मिलती है एक तो जैसलमेर हो जाएगा आपका, एक बीकानेर हो जाएगा, एक आपका जोधपुर हो जाएगा। और आखिरी जो कि 7वीं लिफ्टनेर उसकी बात कर लेते हैं तो उसका नया नाम है जयनारायण व्यास लिफ्टनेर, इसका पुराना नाम है पोखरण लिफ्टनेर। ये जोधपुर और जैसलमेर को अपना सिंचाई का पानी देती है। अब इससे देखो जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं ना एग्जाम में वो आपको मैं बताता हूँ। एक सवाल आपका यूँ बनेगा कि कौन सी लिफ्ट नहर है जो केवल एक जिले को लाभान्वित करती है, तो वह हो जाएगी आपकी तेजाजी लिफ्ट नहर। ठीक है, क्लियर हो गया पहला सवाल आपका तेजाजी लिफ्ट नहर। दूसरा सवाल ये बनेगा कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए तेजाजी लिफ्ट नहर, जो कि सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। अब अगला सवाल क्या बनेगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगला सवाल जो बनने वाला आपका, अगला सवाल ये बनेगा आपका कि कौन सी लिफ्ट नहर से बीकानेर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तो एकमात्र लिफ्ट नहर है पोखरण, आपको याद रखना है, एकमात्र पोखरण लिफ्ट नहर ऐसी है जिससे बीकानेर को सिंचाई सुविधा नहीं मिलती है। बाकी जितनी 6 लिफ्ट नहरें बची है आपको, सब में बीकानेर का हिस्सा है। क्लियर हो गया आपको। फिर आपका देखो सवाल नया बनेगा, कौन सी लिफ्ट नहर से नागौर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है बीकानेर और नागौर को सिंचाई सुविधा देती है। अब फिर सवाल ये पूछेगा आपको कि कौन सी लिफ्ट नहर है जो हनुमानगढ़ और चूरू को अपनी सिंचाई सुविधा देती है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा चौधरी कुंभाराम आर्य, केवल चौधरी कुंभाराम आर्य जो हनुमानगढ़ और चूरू को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो जोधपुर में 3 लिफ्ट नहर है जो अपनी पानी देती है, कौन कौन सी, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो ये सवाल है जो कि एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस है। इन सवाल को आप अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आपका अच्छा लेवल का एग्जाम हो, लो लेवल का एग्जाम हो, कैसा भी सवाल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर से सवाल एग्जामिनर बनाता ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस नगर और समुच्चय से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 गुजरता है वह है, आपको बताना, तो कौन से समुच्चय से गुजरता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 8 गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है मैं आपको बता देता हूँ, अलवर, जयपुर और अजमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है, अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। ठीक है, और इसका भाई हाल ही के अंदर नाम भी बदल गया, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो नया नाम हो गया, इसका नया नाम क्या हो गया, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे ही देता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे नया नाम ज़रूर कमेंट करके बताएं इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, बिसलपुर परियोजना आपकी बिल्कुल टॉक में सही सुमेलित है, मैजा बांध आपका बिल्कुल भीलवाड़ा में बिल्कुल सही सुमेलित है, छापी परियोजना आपकी झालावाड़ में बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, फिर आपका बच गया ऑप्शन नंबर बी जो कि सोम कमलांबा परियोजना बांसवाड़ा में, ये बांसवाड़ा में नहीं स्थित है, ये डूंगरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो कुछ मैं छोटी छोटी परियोजना की बात करता हूँ, क्योंकि आजकल एग्जामिनर सारे सवाल बना चुका, तो वो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसी छोटी परियोजना डालता है जो उसने कभी सुनी नहीं हो। तो देखो मैं आपको अच्छी परियोजनाएं बता देता हूँ। वागन परियोजना, कौन सी परियोजना आपको याद रखना, वागन परियोजना का जो संबंध है कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ में है। एक आपकी आलनिया परियोजना कोटा में पड़ती है, एक आपकी सरेरी परियोजना भीलवाड़ा में पड़ती है, कच्छावन परियोजना बारा में पड़ती है, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना ये सिरोही में पड़ती है, आपकी कहाँ पड़ती है, सिरोही में पड़ती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बता दूं तो पीपलदा परियोजना जो कि सवाई माधोपुर में पड़ती है, सोम कमलांबा डूंगरपुर में, इसका निर्माण कब हुआ था, 2001-2002 में सोम नदी पर हुआ था। इसके अलावा मैं बता दूं आपको तो नारायण सागर जो परियोजना आपकी वो अजमेर में पड़ती है, कहाँ पड़ती है भाई, अजमेर में पड़ती है। इसके अलावा अगली बात कर लेते हैं अपन कुछ बांधों की जो कि इम्पोर्टेंट है। अजान बांध आपका जो कि भरतपुर में गंभीरी नदी पे बना हुआ है, मोती बांध आपकी जो कि भरतपुर की जीवन रेखा कहलाता है, तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में, चूलियादे परियोजना करौली में, हथियादे परियोजना आपकी बाराम पड़ती है, और भीम सागर परियोजना और
रेवा परियोजना जो है वो झालावाड़ में पड़ती, कहाँ पड़ती है भाई, झालावाड़ में आपकी पड़ती है। इसके अलावा बाकली बांध आपका जालौर में है, जबकि बाकली झील है वो पाली के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था 1974 से 75 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 से 75 में स्टार्ट हुआ था आपका, ठीक है। ये 8 पूर्वी जिलों में शुरू किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये कार्यक्रम जल ग्रहण के आधार पर राज्य के 11 जिलों के 32 खंडों में चलाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि सूखा संभावित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारना। और अप्रैल 1999 से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो रेशियो हो गया वो 75-25 का हो गया, आपको याद रखना 75-25। 75 जो है आपका ये सेंट्रल का है और 25 जो है आपका स्टेट सरकार का है। इसमें अब कौन कौन से ज़िले शामिल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो 11 ज़िले शामिल है, ये आपको कोई नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना। सबसे पहला उदयपुर हो जाएगा, फिर आपका डूंगरपुर हो जाएगा, फिर आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, फिर आपका कोटा हो जाएगा, फिर आपका बारा हो जाएगा, फिर आपका भरतपुर हो जाएगा, फिर आपका झालावाड़ हो जाएगा, फिर आपका टोंक हो जाएगा, टोंक के बाद फिर आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा, फिर आपका अजमेर हो जाएगा। तो आपको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। देखो एक तो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो जाएगा, और हाड़ौती में कोटा बारह हो जाएगा आपका, कोटा बारह। और कोटा बारह हाड़ौती का पठार का हो गया। बाकी झालावाड़, कोटा बारह झालावाड़, इसमें कौन सा शामिल नहीं, तो बूंदी शामिल नहीं है, बस हाड़ौती का। बाकी भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर, ये जिले आपके जो कि सूखा संभावित 76 कार्यक्रम में शामिल होने वाले जिले हैं, जो कि 11 जिले मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 56 क्वेश्चन है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार की दीर्घावधिक योजना है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान रोड विजन 2025 यानी 2025। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। गुलाबी मार्बल मिलता है, तो गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है ये आपको बताना, ठीक है। तो 57 का क्वेश्चन, उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, जालौर में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबी मार्बल जो आपको मिलता है कहाँ मिलता है, जालौर में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले अगले कुछ तथ्यों की ओर बात कर लेते हैं। अगर मार्बल के बारे में पूछा गया सवाल है तो इसके बारे में अपन कुछ तथ्यों को देख ही लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो सफ़ेद मार्बल आपको कहाँ मिलता है, तो मकराना नागौर में मिलता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो मार्बल निकाला जाता है वो मकराना नागौर में निकाला जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा हरा मार्बल आपका रसवदेव में मिल जाता है, गुलाबी मार्बल आपका जालौर में मिलता है, काला मार्बल आपका बैसलाना जयपुर में मिलेगा, पीला मार्बल आपको जैसलमेर में मिलेगा, बैंगनी मार्बल आपको त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में मिलेगा, जबकि नीला मार्बल जो है देसूरी पाली में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई, देसूरी पाली में मिलता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ, देखो ग्रेनाइट की अगर मैं बात कर लूँ तो किशनगढ़ जो है ना, किशनगढ़ देश की सबसे प्रसिद्ध मार्बल मंडी है, आपको याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का मार्बल पाया जाता है। राजस्थान में 2 किस्में मिलती है मार्बल के, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल। एक तो मिलती है आपको कैल्साइटिक, एक आपको मिलती है डोलामाइटिक, ठीक है। और मार्बल के खनन में राजस्थान में राजसमंद प्रथम स्थान पर, सर्वाधिक जो संगमरमर यूनिट जो लगी हुई है ना प्रोसेसिंग, वो राजसमंद में लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं ग्रेनाइट की बात कर लूँ तो ग्रेनाइट आपको जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, झुंझुनू आदि में मिल जाता है। और उत्तरी राजस्थान में राजस्थान का एकमात्र राज्य है जहाँ अलग अलग रंगों और डिज़ाइन के ग्रेनाइट के विशाल भंडार है, तो वो कौन सा है, वो आपका कौन सा है, बिल्कुल जालौर है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, देखो काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में मिलता है, पीला ग्रेनाइट आपका पींथला में मिलता है। जो सर्वाधिक जो ग्रेनाइट मिलता है वो जालौर में आपको मिलता है। कहाँ मिलता है, सर्वाधिक आपको जालौर में मिलता है। तो अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है।
कौन सा में, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? तो कौन सा शासक था वो आपको बताना है। विग्रहराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय, अरुणोराज और अजयराज। तो 59 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजयराज ने बनवाया था। किसने बनाया भी, अजयराज ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाई थी, तो 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया गया था अजयराज के द्वारा, ठीक है। अजमेर को देखो भारत का मक्का भी कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान, यानी इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल बीच में पड़ता है। और अजमेर शहर राजस्थान का एकमात्र इकलौता ऐसा शहर है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये सवाल कभी बना नहीं, अगर बन सकता है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवल अजमेर सिटी की बात करूँ तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और अजमेर शहर के अंदर 3 झील है जो कि प्रसिद्ध हैं। एक तो आपकी आना सागर झील, एक आपकी पुष्कर झील, एक फाय सागर झील। ये 3 झीलें ऐसी है जो कि आपकी बहुत फेमस है और यह पर्यटन भी खूब आते हैं। सॉरी गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो अगला क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, खेजड़ली जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। कब, कहाँ मनाया जाता है भाई, खेजड़ली जोधपुर में मनाया जाता है। तो इसके बारे में अपन कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला खेजड़ली दिवस, खेजड़ली जो वृक्ष महोत्सव कब मनाया गया, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 1978, 1978 को मनाया गया सबसे पहला। और कब मनाया जाता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात कर लूँ खेजड़ली के बारे में, आपको पूरा बता देता हूँ विवरण। खेजड़ली जो स्थान है, या राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये जो एक घटना हुई थी ना, खेजड़ली घटना, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये हुई थी 21 सितंबर को, 21 सितंबर 1930 को 363 जो विश्नोई स्त्री पुरुषों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। अब इसमें कितने पुरुष और महिलाएं शामिल थी, तो आपको याद रखना है। देखो 69 तो इसके अंदर महिलाएं थी और 294 इसमें पुरुष शामिल थे, ठीक है। कुल मिला के कितने हो गए, 363 हो गए, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और कथन आपको बताता हूँ इसके बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके। ये जो घटना हुई थी ना, किन के काल में हुई थी, तो ये जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह, जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह के काल में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो ये 1730 ईस्वी में जोधपुर रियासत के जो महाराजा थे अभय सिंह थे, इनके काल में हुई थी। इन्होंने एक नया महल बनाने का विचार किया था, तो निर्माण कार्य हेतु लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो अपने मंत्री जो गिरधारी दास भंडारी के कहने पर सैनिकों और श्रमिकों को खेजड़ली गांव में पेड़ काटने हेतु भेजा गया। गांव के विष्णु लोग खेजड़ी के पेड़ों पर जतन से पाल पोस रहे थे, ये सहन नहीं कर पाए। तो अमृता देवी विश्नोई, उनके पति रामोजी और उनकी बेटी प्रबल विरोध के कारण सैनिक प्रथम बार लौटने में विवश हो गए, किंतु दोबारा पूरा लाव लश्कर लेकर गिरधारी दास भंडारी खेजड़ली गांव में पहुंचे। तब तक खेजड़ली गांव के आसपास के कितने 84 गांव, कितने 84 गांवों के लोग यानी विश्नोई पेड़ों की रक्षार्थ हेतु वह इकट्ठा हो चुके थे। गिरधारीदास भंडारी के महाराज के हुक्म का हवाला देकर पेड़ काटना शुरू किए और अमृता देवी पेड़ से लिपट गई। बोली, पेड़ से पहले कुल्हाड़ी मेरी गर्दन पर चलाओ। राजा की आज्ञा में अंधे सैनिकों ने मां अमृता की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उनके बाद उनकी तीनों पुत्रियां और पति रामोजी सहित 363 स्त्री पुरुष एक एक करके जालिमों के हाथों शहीद होने लगे। और अंत में सैनिकों ने भी हार मान ली, क्योंकि बहुत से विश्नोई स्त्री पुरुष अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तो देखो ये होता है पेड़ पौधे के प्रति प्राण, कि सब मतलब अपनी जान दे दी लेकिन पेड़ को नहीं कटने दिया। फिर सैनिकों ने जोधपुर पहुंचकर पूरा वृत्तांत राजा अभय सिंह को बताया। बताने के बाद फिर अभय सिंह बहुत दुखी और खेजड़ली पहुंचकर विश्नोइयों से माफ़ी मांगी और ताम्रपत्र पर राज्य अध्यादेश जारी कर विश्नोई समुदाय को सौंपा, जिसमें ये उल्लेख था कि विश्नोई बहुल इलाके में आज से ना तो कोई पेड़ काटेगा, नहीं कोई शिकार करेगा। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया पूरा कंप्लीट, मैंने कहानी आपको बता दी इसकी। जिला जिसमें न्यूनतम 1% है वे आपको बताना है, ठीक है। न्यूनतम 1% है वे आपको बताना है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा होगा। चूरू, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में।
ठीक है, मैंने बताया था प्रतिशत की दृष्टि से, मैंने आपको बताई थी एक छोटी सी ट्रिक जो कि आपको याद रखना, यूपीएससी। क्या याद रखना? यूपीएससी। ठीक है, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। ठीक है, और मैंने जबकि आपको बताया था किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूएपीबी। यूएपीबी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने ये रहा, बड़ा शानदार सवाल है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, नीचे दी गई कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना आपको। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा अपना, ये 62वां क्वेश्चन है। तो इसको पहले छोटा कर लेते अपन। ठीक है, हल्का सा छोटा कर लेते जो कि आपको दिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसका उत्तर देखते हैं। तांबा जो मिलता है आपको खूदरीबा मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद में बात कर लो जिप्सम। जिप्सम आपको जामसर में मिलता है जो कि बीकानेर में पड़ता है। सीसा जस्ता, रॉक फास्फेट की बात कर लो तो जामर कोटड़ा में पड़ता है। सीसा जस्ता आपका राजपुर देवारी में पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4321, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन कहाँ है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वे राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं राजस्थान की आकृति बनाता हूँ, बिल्कुल ये राजस्थान बन गया। राजस्थान की आकृति पतंगाकार, ये किसने बताया था? तो ये टी.एच. हैडले ने बताया था। इसके अलावा राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ये किसने बताया था? तो ये वैगनर महोदय ने बताया था। तो यह आपका पंजाब हो जाता है। ठीक है, यह आपका हरियाणा हो गया, यह आपका यूपी हो गया और यह आपका एमपी हो गया। ठीक है, यह आपका एमपी हो गया, यह आपका गुजरात हो गया। तो कुल कितने कितने इस राज्य जो है राजस्थान के टच हो रहे? तो 1 2 3 4 5 राज्य राजस्थान के टच हो रहे हैं, आपको याद रखना, जिसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है। ठीक है, और सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता? तो सर्वाधिक सीमा जो बनाता एमपी बनाता। कितनी बनाता? 1600 किलोमीटर। ठीक है, और सर्वाधिक न्यूनतम जो बनाता वो पंजाब बनाता। तो पंजाब कितनी बनाता? 89 किलोमीटर बनाता है, ये आपको याद रखना। यूपी कितनी बनाता? 877 बनाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ हरियाणा, हरियाणा कितनी बनाता? तो हरियाणा आपकी जो बनाता वो 1022 बनाता है। ठीक है, 1022 बनाता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध है वो माही बजाज सागर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर कितना लंबा है? तो 3109, यानी 3109 मीटर लंबा। 3109 मीन 3 किलोमीटर लंबा हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर है, आपको याद रखना। कंक्रीट का पहला बांध राजस्थान का कौन सा है? तो बिसलपुर बांध है। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है? तो बिसलपुर बांध है। ठीक है, कोटा बैराज, चंबल नदी पे बनने वाला सबसे पहला बांध कौन सा है? तो कोटा बैराज है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और राजस्थान का सबसे ऊंचे बांध की मैं बात कर लूँ तो जाखम बांध है। कितना ऊंचा है? तो 81 मीटर ऊंचा है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील की मैं बात कर लेता हूँ तो नक्की झील है। ठीक है, याद रखनी। राजस्थान की सबसे नीची झील की मैं बात कर लेता हूँ तो तलवाड़ा झील, जो कि आपके हनुमानगढ़ में पड़ती है, ये सबसे नीची झील है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है? तो पाचना बांध करौली में राजस्थान का मिट्टी का बना हुआ बांध है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 65 अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा है? तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, NH15 जो है ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो अपन राजमार्ग आए तो राजमार्ग के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। नए नए राजमार्ग के बारे में क्या क्या चर्चा कर सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ NH15 का जो नया नाम है ना वो क्या है? तो आपको याद रखना 68, 11 और 62, ये इसका नया नाम है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का सबसे लंबा यही है। कितना लंबा है? तो 875 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के सबसे छोटे की मैं बात कर लूँ तो 71B है। इसका नया नाम क्या हो गया? तो 919 हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। राज्य का सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको 4858, इसका पुराना नाम NH8 था। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है ना, सर्वाधिक लंबाई कहाँ पड़ती है?
तो ये सर्वाधिक लंबाई जो आपकी पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई स्वयं माधोपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH27, जिसका पुराना नाम NH76 था, 7 जिलों से गुजरता था। कितने जिलों से गुजरता था? 7 जिलों से गुजरता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। बालसमंद और कायलाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। और आपको बताना कि मावठा झील का स्थित है। देखो मावठा झील का स्थित है, तो मावठा झील आपकी जो स्थित है आमेर में स्थित है, ठीक है। एक सवाल मानसरोवर झील का स्थित है आपकी, तो मानसरोवर जो झील स्थित है ना वो झालावाड़ में कहाँ स्थित है भाई? मानसरोवर झील आपकी कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बूझ झील आपकी कहाँ पड़ती है? बूझ झील, ये बूझ झील जो आपकी पड़ती है ना ये जैसलमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? जैसलमेर में पड़ती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पाचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है कि पाचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो पाचना बांध जो पड़ता है आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर सी करौली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? ऑप्शन नंबर सी करौली के अंदर पड़ता है पाचना बांध। पाचना बांध के अंदर 5 छोटी छोटी नदियाँ आती। कौन कौन सी नदियाँ आती है उसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। देखो एक तो आपकी आती भद्रावती। कौन सी आती? भद्रावती, ठीक है। एक आती है बरखेड़ा, एक आती है बरखेड़ा, एक आती है अट्टा, एक आता है बेसावट। कौन सी आती है? बेसावट। एक आती है आपकी माची। ये 5 नदियाँ जो कि इस पाचना बांध के अंदर आती है। और इसका संगम, इसकी जो इसको बनाने में जो आर्थिक सहायता दी थी ना वो किसने दी थी? तो अमेरिका ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये राजस्थान का मिट्टी का बांध है। पाचना बांध जो मिट्टी से निर्मित बांध है राजस्थान का, और इसमें जो आर्थिक सहायता दी थी वो किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। और 5 छोटी छोटी नदियों के संगम पर बना हुआ। कौन कौन से? वापस से बता देता हूँ। भद्रावती, बरखेड़ा, अट्टा, भैंसावट और माची। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। गढ़बिठली नामक दुर्ग, गढ़बिठली नामक कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। गढ़बिठली के नाम से जो कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो ये बिल्कुल गढ़बिठली के नाम से जो प्रसिद्ध है वो तारागढ़ अजमेर प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तारागढ़ अजमेर प्रसिद्ध है। तारागढ़ की ऊंचाई की मैं बात कर लेता हूँ तो 870 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 870 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कुछ गाइडों में आपको 873 भी मिलेगा, ठीक है। और तारागढ़ जो है ना, तारागढ़, तारागढ़ के अंदर एक तो घोड़े की मजार बनी हुई है, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ घोड़े की मजार बनी हुई है तो वो तारागढ़ के अंदर है। तारागढ़ के अंदर राजस्थान के प्रथम गवर्नर जो कि खिंगसवार की मजार भी बनी हुई है, खिंगसवार की। इसके अलावा मीरान साहब की जो मजार है वो भी तारागढ़ में आपको मिलती है। तारागढ़ के अंदर, तारागढ़ के अंदर जो एक सवाल पूछा था कि गूगल घूंघट इमली और घूंघट इमली और फतेह बुर्ज का है, तो ये तारागढ़ के अंदर पड़ती है। सवाल आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका निर्माण जो हुआ था 7वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। ये तथ्य भी आपको याद रखना। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तो ये आपका तारागढ़ हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पे होते? तो वो भटनेर हनुमानगढ़ पे हुए थे। ये भी आपको याद रखना। जब सर्वाधिक स्वदेशी जो हुए थे वो तारागढ़ पे हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना। और यही वही वही किला है जहाँ पर मालदेव की जो रूठी रानी थी जिसका नाम उमादत है, उसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया था रूठ कर। इसके अलावा इसका जो तारागढ़ नाम दिया था वो किसने दिया था? तो उड़ना राजकुमार ने दिया था अपनी पत्नी के नाम पर, ठीक है। सिसोदिया उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69, ठीक है। मेवाड़ मुगल संधि 1615 में देश के मध्य हुई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। एक तो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना। इससे पहले की मैं बात कर लूँ तो देखो महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध जो लड़ा था वो 1582 में लड़ा था। दिवेर युद्ध विजय होने के बाद दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर 1585 को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी चावंड को। किसको बनाई थी? चावंड को। जो महाराणा प्रताप की राजधानी 1597 में ये स्वर्गवास हो गया। तो ये सवाल पूछा गया था कि महाराणा प्रताप की चावंड जो राजधानी थी वो कितने सालों तक रही? तो 12 वर्षों तक रही थी। ये आपको याद रखना, ठीक है। और ऑल ओवर में मेवाड़ की बात कर लूँ तो 28 साल तक चावंड राजधानी इनकी रही थी। फिर मेवाड़ मुगल संधि के बाद ये जो वापस से चित्तौड़गढ़ इनकी राजधानी हो गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राठौड़। ठीक है, राठौड़ राजवंश था भाई, राठौड़ राजवंश से संबंधित था। ठीक है, किशनगढ़ चित्रशैली जो कि फेमस है, आप सभी को पता है। और किशनगढ़ के एक राजा थे, कौन से? सावंत सिंह। ठीक है, वो भी बड़े फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किशनगढ़ चित्रशैली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। किसको? एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। और बनी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगली बात कर लेते हैं 71 क्वेश्चन पे, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीबी लाल। देखो, आज मैं ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे कालीबंगा में। कालीबंगा के उत्खनन की पहले बात कर लेते तो बीबी लाल के साथ बी के थापर भी थे। बी के थापर के अलावा एम डी खरे के अलावा एस पी जैन के अलावा के एम श्रीवास्तव, 5 लोगों ने इसका उत्खनन किया था। तो इसकी खोज किसने करी थी? तो अमलानंद घोष ने करी थी 1952 में। किसने करी थी? अमलानंद घोष ने करी थी। ठीक है, और 5 स्तरों में इसकी खुदाई हुई थी, आपको याद रखना। पहले के जो 3 स्तर है वो तो सिंधु सभ्यता से भी पहले के हैं, और 2 स्तर जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन है। कालीबंगा सभ्यता से आपको भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ मिली है, कुएँ मिले हैं, अंडाकार बेलनाकार मोहर आपको मिली है, अंडाकार कुएँ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद मिले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो कौन सी लिपि है? तो इसकी जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है। इसकी लिपि ब्राह्मी है, इसकी भाषा जो है संस्कृत है। ये कब का है? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है ये गोसुंडी अभिलेख। और इसमें सर्वप्रथम भागवत और वैष्णव धर्म के प्रचार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बातारे फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयदान देता। कौन है भाई? विजयदान देता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा महाराव राजा उमैद सिंह ने करवाया था। भाई किसने करवाया? महाराव राजा उमैद सिंह ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? अभी जैसे मस्त ऊपर बताया मैंने आपको, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सहजोबाई के गुरु कौन थे? तो सहजोबाई के जो गुरु थे 76 का बिल्कुल अपन देखते तो ऑप्शन नंबर सी चरणदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चरणदास जी। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो हवा महल के जो वास्तुकार थे वो लालचंद थे। मैंने कई बार ये सवाल आपको बताया कि हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये 5 मंजिला है। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। और इसके जो वास्तुकार है लालचंद उस्ता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे करसन के मुकुट के समान बताया। 5 मंजिल कौन सी है? तो वो मंजिलें मैं आपको वापस से बताता हूँ। देखो, सबसे पहली मंजिल की बात कर लो। सबसे पहली मंजिल शरद मंजिल, रतन मंजिल, विचित्र मंजिल, ठीक है, प्रकाश मंजिल और हवा मंजिल। हो गया क्लियर? आपका 5 मंजिल है। सबसे पहले शरद, रतन, विचित्र, विचित्र के बाद प्रकाश, फिर हवा। ये 5 मंजिल है। इसकी मंजिलें भी एग्जाम में पूछी हुई तो आपको याद रखना है क्रम से, ऊपर से नीचे भी याद रख सकते हो, नीचे से ऊपर भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? तो 78 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल को भेजा था। ठीक है, किसको भेजा था? टोडरमल को। ये सबसे अंतिम में गए थे भाई, सबसे अंतिम जो दूत गया था। 4 दूत भेजे थे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको याद रखना। ठीक है, जम्मा भट्टो। कौन सी ट्रिक याद रखनी? जम्मा भट्टो। 4 दूत भेजे थे। ठीक है, अकबर ने 4 दूत महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे थे। सबसे पहले जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, फिर टोडरमल। सबसे आखिर में जो गए थे वो टोडरमल गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ प्रजामंडल से। ये नारायणी देवी वर्मा जो है ना, ये माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी। ये स्नेहलता वर्मा उनकी बेटी थी। ठीक है, तो पूरा परिवार लगा हुआ था उनका मेवाड़ प्रजामंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमला स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान जो कि राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया था, उसका उद्घाटन किसने किया था? देखो, बार बार उद्घाटन से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी, कल भी बताई थी। GGCP,
आपको ये याद रखना, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। सबसे पहले एनवी गाडगिल पहले चरण का उद्घाटन, दूसरे चरण का एनवी गाडगिल, तीसरे चरण का चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये संयुक्त राजस्थान की बात कर रहा है, जिसमें यानी मेवाड़ का उदयपुर का विलय होता, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो मल्लूनाथ पशु मेला जो आयोजित होता है ना, वो तिलवाड़ा में होता है, ठीक है। मल्लूनाथ पशु मेला जो आयोजित होता है तिलवाड़ा में होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक बार वीडियो के जो एग्जाम आया था कि त्रिपुर सुंदरी के मंदिर का स्थित है, तो उसमें तिलवाड़ा भी लिखा था, बांसवाड़ा और तलवाड़ा भी लिखा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तलवाड़ा होगा, ठीक है। कौन सा होगा भाई? तलवाड़ा में, ठीक है। और तलवाड़ा झील भी पड़ती है, जो कि कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में पड़ती है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। कब लगता है? तो ये चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी लूनी नदी के तट पर लगता है, आपको याद रखना, ठीक है। और यह सांचोर नस्ल के जो बैल है ना, वो सर्वाधिक फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध। इसके अलावा या ऊँटों की बिक्री भी होती है और मालानी नस्ल के घोड़ों की बिक्री भी होती है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है, ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर बी लूनी बेसिन जो है ये थार के मरुस्थल का भाग है। बाकी माही बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन ये पूर्वी मैदान के भाग है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, वे फसल जो मृदा में नाइट्रोजन में वृद्धि करती है, तो वे जो इसका जो 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल दाल है। दाल है, चने की दाल, मूंग मसूर, ये जो होती है ना मृदा में नाइट्रोजन में वृद्धि करती है। नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती, वे कौन सी नदी आपको बताना है। तो देखो माही नदी अपना पानी अरब सागर में ले जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं उड़ेलती। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी मैंने आपको बताई थी लिम्पोपा नदी है, जबकि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी कोंगो और जायरे नदी जो कि 2 बार काटती है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितनी है? तो ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये आपका राजस्थान हो गया, तो यहाँ से लेकर गंगानगर के हंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक जो फैली हुई है ना 1070 किलोमीटर लंबी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ टच होती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की मैं बात कर लूँ तो इसमें 4 जिला आ जाता है आपका, या गंगानगर हो जाएगा, या आपका बीकानेर, या आपका जैसलमेर, या आपका बाड़मेर, ठीक है। ये 4 जिले होते हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा 5920 है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय 1070 है, और अंतर्राज्यीय जो है 4850 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बता दूं तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है पाकिस्तान से वो जैसलमेर बनाता है 464, और न्यूनतम जो बनाता है वो बीकानेर बनाता है 168। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको करौली। करौली को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। और धौलपुर में भी सर्वाधिक भीड़ पाए जाते हैं, ठीक है। धौलपुर के अंदर सर्वाधिक भीड़ भी पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? सवाईमाधोपुर और धौलपुर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना। गग्गर को मृत नदी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। भोराट एक पठार है, बिल्कुल से। शेर अरावली की चोटी, बिल्कुल से। नागपानी अरावली का दर्रा, ये नहीं। नागपानी भी अरावली की एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। सर ये कहाँ पड़ती है? तो ये जो पड़ती है आपके उदयपुर जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके पास में एक चोटी और बनी हुई गोगुंदा, उसकी जो ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 840 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 840 मीटर ऊंची है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। राजस्थान में थानवेड की जलवायु प्रदेश में एड में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हनुमानगढ़ नहीं आता, ठीक है। बाकी एड में आपका जैसलमेर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, जोधपुर में भी आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है? यानी खेर का जो पेड़ है, कत्था जो होता है ना, पान पान अपन आप कभी पान खाया हो तो उस पर जो लाल लाल लगाया जाता है उंगली से, जो बनवारी होता है वो लगाता है, तो उसे कत्था कहा जाता है। और ये जो प्राप्त किया जाता है बिल्कुल मध्यवर्ती लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कत्थे के पेड़ से तो खेर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है, तेंदू के पेड़ से बीड़ी प्राप्त की जाती है, ये भी आपको याद रखना है।
राजस्थान में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? ये बिल्कुल फरवरी 2010। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एक ही आंदोलन का जो शुरुआत की थी वो मोतीलाल तेजावत ने की थी 1921 से, जबकि भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास के बाद 1916 में वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और जयनारायण व्यास का जो संबंध है वो जोधपुर जिले से। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के थे। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। ट्रेंच कमीशन किसान आंदोलन से संबंधित है। 93 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन का जो संबंध है किससे? अभी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान में अहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 94 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दो युद्ध हुए थे, एक तो बिथोड़ा का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की विजय हुई थी, और अंग्रेजी सेना और जोधपुर की जो राज्य सेना थी उसकी पराजय हुई थी। दूसरा, चेलावास के युद्ध में भी क्रांतिकारियों की विजय हुई थी, ये भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री थे। यानी ये नहीं पूछा कि मनोनीत प्रथम या निर्वाचित प्रथम, केवल मुख्यमंत्री पूछा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। जबकि निर्वाचित पूछ लेता तो प्रथम मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। आपके कौन थे भाई? टीकाराम पालीवाल थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? पटवो की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 97 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको याद रखना। ठीक है, सवाई जयसिंह का जो रूलिंग पीरियड था 1700 से 1743, ये आपको याद रखना। ठीक है, और 5 जंतर मंत्र का जो निर्माण करवाया था वो भी सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दशहरा, यानी विजयदशमी को की जाती है। कब की जाती है? विजयदशमी को। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा लगता है, तो इसी दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिग्गी, डिग्गी टॉक के अंदर होता है। कल्याणपुरी डिग्गी टॉक के अंदर होता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। आज के आखिर किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला लगता है? तो जस्ट अभी ऊपर बात करी थी, मल्लीनाथ जी की स्मृति के अंदर तिलवाड़ा पशु मेला लगता है। लूनी नदी के तट पे लगता है। तिलवाड़ा आपका बाड़मेर में पड़ता है। ये पशुओं में सर्वाधिक पशु मेला, जो सबसे पुराना पशु मेला, प्राचीनतम पशु मेला हो तिलवाड़ा पशु मेला है। या उत्तम किस्म के भेड़ और ऊँट और सांचोरी बैल की बिक्री होती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।